1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों के दौरान एक जीरो लड़ाकू विमान ओडो पर उतरा, जो कामिकेज विमानों के मरम्मत केंद्र वाला द्वीप था। मैकेनिकों द्वारा गहन निरीक्षण करने के बाद तचिबाना ने पायलट कोइची को बताया कि कोई समस्या नहीं पाई गई। कोइची तुरंत रक्षात्मक हो जाता है क्योंकि पता चलता है कि उसने अपनी जान बचाने के लिए खराबी के बारे में झूठ बोला था। जैसे ही वह तचिबाना से बचने के लिए दूर चला जाता है, उसकी घबराहट को देखते हुए एक अन्य मैकेनिक उससे कहता है कि काश उसके जैसे और भी सैनिक होते, क्योंकि युद्ध पहले ही काफी हद तक हार चुका है। उस समय कोइची पानी में कई मरी हुई मछलियों को देखकर चौंक जाता है। बाद में उस रात एक जलपरी बेस से होकर रोने लगी। आमतौर पर यह हवाई हमले के लिए एक चेतावनी है, लेकिन जब सर्चलाइट क्षेत्र को रोशन करती है तो वे गॉडजिला नामक एक विशाल राक्षस को समुद्र से आते हुए देखकर चौंक जाते हैं। गॉडजिला तुरंत एक वॉच टावर को गिरा देता है और आग लगा देता है, इसलिए हर कोई खाई में आश्रय ढूंढने के लिए भागता है। वे लोग सेना में हो सकते हैं, लेकिन वे केवल मैकेनिक हैं, इसलिए तचिबाना कोइची से गॉडजिला के खिलाफ अपने विमान के हथियारों का उपयोग करने का आग्रह करता है। कोइची अपने विमान की ओर भागता है, लेकिन जब वह गॉडजिला को करीब से देखता है तो वह डर के मारे रुक जाता है। मैकेनिक घबरा गए और उन्होंने खुद गॉडजिला पर गोलियां चला दी, जिससे वह क्रोधित हो गया और उसने बेरहमी से खायों को नष्ट करना शुरू कर दिया और लोगों को दूर फेंककर मार डाला, उन पर कदम रखा, उन्हें अपनी पूंछ से मारा या यहाँ तक कि उन्हें खा भी रहे हैं। जैसे ही मैकेनिक इधर उधर भागते हैं और गॉडजिला बेस को नष्ट कर देता है, कोइची भयभीत हो जाता है और गॉडजिला के विमान को उठाने से ठीक पहले विमान से बाहर भाग जाता है। फिर राक्षस विमान को फेंक देता है और परिणामी विस्फोट से कोइची बाहर गिर जाता है। अगली सुबह कोइची जागता है और केवल एक अन्य जीवित व्यक्ति को पाता है, तचिबाना, जो उचित दफन के लिए शवों को एक साथ रख रहा है। तचिबाना क्रोधित है और कार्रवाई में विफल रहने के लिए कोइची पर चिल्लाती है। कुछ समय बाद जापान ने अंततः आत्मसमर्पण कर दिया और सभी जीवित सैनिकों को लेने और उन्हें घर ले जाने के लिए एक जहाज आया। एक शब्द भी कहे बिना तचिबाना कोइची को मृत व्यक्तियों के साथ मिली तस्वीरें देता है। दिसंबर तक कोइची टोक्यो में अपने पड़ोस में लौटता है और उसे खंडहरों में पाता है। उसका अपना घर मलबे के अलावा कुछ नहीं है। कोइची को उत्तरजीवी का अपराधबोध सहना शुरू हो जाता है और आश्चर्य होता है कि क्या वह कुछ कर सकता था। उसकी पड़ोसी सुमिको उसे देखती है और याद करती है कि उसे एक कामिकेज पायलट माना जाता था, इसलिए वह उसकी कायरता के लिए उस पर चिल्लाती है। उसने अमेरिकी बम विस्फोटों में अपने सभी बच्चों को खो दिया है और उससे बताती है कि उसके माता पिता भी मर चुके हैं। तबाह होकर कोइची को अपने माता पिता के पत्र याद आते हैं, जिनमें उन्होंने उसे जीवित वापस आने के लिए कहा था, और आश्चर्य होता है कि वास्तव में इस दुविधा का सही उत्तर क्या है। कुछ दिनों बाद कोइची ने मलबे से एक अल्पविकसित आश्रय बनाया है। जब वह काले बाजार का दौरा कर रहा होता है तो एक महिला कंबल चुराने के लिए कई पुरुषों द्वारा पीछा की जाती है और उसकी गोद में एक बच्चे को छोड़ देती है। कोइची बच्चे को बाजार में छोड़ने पर विचार करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता और महिला की तलाश करते समय उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। वह जल्द ही उसे पास में पाता है। उसका नाम नोरिको है और वह उसका इंतजार कर रही है ताकि वह बच्चे अकीको को वापस ले जा सके। फिर नोरिको कोइची के पीछे पीछे घर आती है और उससे अपने और बच्चे के साथ कुछ खाना साझा करने के लिए कहती है। वह बताती है कि उसकी शादी नहीं हुई है और बच्चा भी उसका नहीं है। उसने उसे टोक्यो हवाई हमले के दौरान एक मरती हुई मां से गोद लिया था। कोइची की तरह उसका अपना परिवार चला गया है। कोइची चाहता है कि वे रात के खाने के बाद चले जाएं, लेकिन बातचीत करते करते वे सो जाते हैं और रात बिताते हैं। अगले दिन सुमिको ने नोरिको और अकीको को लेने के लिए कोइची को डांटा और कहा कि नायक की भूमिका निभाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। हालांकि जब उसे पता चलता है कि नोरिको बच्चे की मां नहीं है तो उसका मन बदल जाता है। वह उन्हें अकीको की देखभाल करने में मदद करना शुरू कर देती है और यहाँ तक कि उन्हें चावल का एक बैग भी देती है ताकि बच्चे को ठीक से खिलाया जा सके। मार्च 1946 में कोइची घर लौटता है और घोषणा करता है कि उसे आसपास के पानी में बिना विस्फोट वाली खदानों में विस्फोट करने के लिए अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई है। जापान। नोरिको को लगता है कि यह बहुत खतरनाक है, लेकिन कोइची बताते हैं कि भूख से मरने से बचने का यही एकमात्र तरीका है। वो ये भी बताते हैं कि माना जाता है कि नावें विशेष रूप से खदानों से बचने के लिए बनाई गई थीं। हालांकि जब वह गोदी पर पहुंचता है तो कोइची यह जानकर चौंक जाता है कि वह एक छोटी लकड़ी की नाव शिनसेमारू पर सेवा करेगा। पूर्व नौसेना वैज्ञानिक केंजी बताते हैं कि वे अमेरिकी चुंबकीय खदानों से बचने के लिए लकड़ी का उपयोग करते हैं। वह कैप्टन सेजी और शिरो से भी मिलता है, जो युद्ध में सेवा देने के लिए बहुत छोटे हैं।
जैसे ही वे पानी की ओर बढ़ते हैं, सेजी उनके काम के बारे में बताते हैं। शिनसेइमारू और कैशिनमारू नामक एक अन्य नाव के बीच निलंबित एक केबल उन्हें खदान के तारों को क्लिप करने और उन्हें सतह पर लाने की अनुमति देती है, जहां उन्हें मशीन गन की आग से दूर से विस्फोट किया जा सकता है। कोइची मशीन गन आजमाता है और अपने पायलट अनुभव की बदौलत एक उत्कृष्ट निशानेबाज साबित होता है, जिससे नाव में उसका काम बन जाता है। शिरो चाहता है कि युद्ध लंबे समय तक चले ताकि वह भी लड़ सके, और कोइची तुरंत उसे ऐसे भयानक विचार के लिए डांटता है। उस रात कोइची सो रहा था जब अचानक उसे चीखने की आवाज सुनाई दी। वह बाहर आता है और द्वीप के मैकेनिकों को गॉडजिला द्वारा फिर से आगे बढ़ते हुए देखता है, लेकिन उसी क्षण वह जाग जाता है और महसूस करता है कि यह एक बुरा सपना था। उत्तरजीवी का अपराधबोध फिर से हावी हो जाता है और वह नोरिको से चिपक जाता है, क्योंकि उसे आश्चर्य होता है कि क्या वह वास्तव में मर चुका है और द्वीप के बाद से जो कुछ भी हुआ वह एक सपना था। डर कर नोरिको ने उसे धक्का दे दिया और मृत मैकेनिकों और उनके परिवारों की तस्वीरों को घूरते हुए कोइचो की हालत खराब हो गई। जुलाई 1946 में ऑपरेशन क्रॉसरोड्स के हिस्से के रूप में बिकनी अटॉल में एक अमेरिकी परमाणु परीक्षण के कारण समुद्र में एक बड़ा विस्फोट हुआ। गॉडजिला जब ऐसा होता है तो वह पानी के भीतर होता है और उसके उत्परिवर्तित होने का कारण बनता है। इस बीच कोइची के लिए हालात बेहतर हो रहे हैं। वह खदान सफाई टीम के साथ काम करना जारी रखता है, जबकि नोरिको घर पर अकीको को पालता है। कोइची जल्द ही एक मोटरसाइकिल और अपने घर में बड़े पैमाने पर नवीनीकरण का खर्च उठाने में सक्षम है, और सभी पड़ोसी भी पुनर्निर्माण कर रहे हैं, धीरे धीरे क्षेत्र से बाहर एक उचित पड़ोस बना रहे हैं। एक रात जब कोइची के दल के साथी रात्रिभोज के लिए आए तो कंजी ने सभी की कुछ अच्छी तस्वीरें ली। पुरुषों का मानना है कि नोरिको कोइची की पत्नी है और उनके रहने की व्यवस्था के बारे में जानकर आश्चर्यचकित है। जब अकीको कोइची को अपना पिता कहती है तो वह उसे ऐसा न करने के लिए कहता है, जिससे दूसरों को और भी अधिक चिंता होती है। वे उसे यह स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि उसे एक परिवार मिल गया है, लेकिन कोइची अपने इनकार पर अड़ा रहता है। मार्च 1947 में नोरिको को टोक्यो के एक समृद्ध जिले गिंजा में डेस्क जॉब मिलती है। वह कोइची को समझाती है कि वह अपना भरण पोषण करने में सक्षम होना चाहती है और उसके रास्ते से हटना चाहती है ताकि वह एक पत्नी ढूंढ सके। वह ये भी साझा करती है कि सुमिको ने पहले ही खुशी खुशी अकीको की देखभाल करने की पेशकश कर दी है, जब वे दोनों काम पर होंगे। इस बीच अमेरिकी सरकार इस तथ्य को छिपा रही है कि उनके कई सैन्य जहाजों को अज्ञात दुश्मन ने नष्ट कर दिया है। पानी में एक अजीब वस्तु की तस्वीरें हैं जो पुष्टि करती है कि यह गॉडजिला है। जब भी कोई जहाज नष्ट हो जाता है तो रेडियोधर्मी सिग्नल पकड़ लिए जाते हैं। रडार गॉडजिला के मार्ग पर नजर रखना शुरू कर देते हैं और पुष्टि करते हैं कि वह कुछ हफ्तों में जापान पहुंच जाएगा। हालांकि अमेरिका ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इससे सोवियत संघ के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। मई 1947 तक शिनसेइमारू और कैशिनमारू को ओगासावा द्वीप समूह के लिए एक विशेष मिशन पर भेजा गया और उन्हें एक विशाल अमेरिकी जहाज मिला जो पूरी तरह से नष्ट हो गया था। जैसे ही दल इस बात पर चर्चा करता है कि इस तरह की क्षति किस कारण से हो सकती है, कोइची पानी में मरी हुई मछलियां देखता है और दूसरों को गॉडजिला के बारे में बताता है। शिरो इस बात से भयभीत है कि जापानी सरकार उनसे अपेक्षा करती है कि वे अपनी छोटी नावों में गॉडजिला से लड़ें, लेकिन केंजी बताते हैं कि उनका काम बस क्रूजर आने तक उनकी प्रगति में देरी करना है। उनके आदेशों में कहा गया है कि उन्हें बरामद की गई खदानों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना होगा और मिशन को गुप्त रखना होगा। 2 खदानें इकट्ठा करने के बाद कोइची ने देखा कि पिछली बार की तुलना में बहुत अधिक मरी हुई मछलियां हैं और अलार्म बजाता है। वह सेजी से नावों को वापस भेजने के लिए कहता है, क्योंकि वे इस तरह नहीं लड़ सकती हैं, लेकिन सेजी ने टोक्यो को फिर से नष्ट नहीं होने देने का दृढ़ संकल्प किया है। उस समय गॉडजिला पानी से बाहर निकलता है और एक पल में कैशिनमारू को नीचे गिरा देता है, इसलिए भयभीत सेजी अपना मन बदल लेता है। शिनसेइमारू यथासंभव तेजी से आगे बढ़ता है और गॉडजिला उनका पीछा करता है, इसलिए चालक दल पानी में एक खदान गिरा देता है। हालांकि विस्फोट से ऐसे राक्षस को खरोंच तक नहीं आती। इसके बाद कोइची मशीन गन से गोलियां चलाता है, लेकिन गोलियां भी कुछ नहीं करती। चूंकि ऐसा लगता है कि राक्षस की त्वचा सख्त है, केंजी को उसके मुंह पर हमला करने का विचार आता है। वे दूसरी खदान छोड़ते हैं, लेकिन डेटोनेटर काम नहीं करता है, इसलिए कोइची मशीन गन पर लौटता है और गॉडजिला के चेहरे के पास होने पर खदान में विस्फोट कर देता है। विस्फोट से गॉडजिला की बाईं आंख और उसके गाल का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन इससे एक लहर भी उठी जो नाव को हिलाकर रख देती है, जिससे कोइची और शिरो को चोट पहुंचती है।
दुर्भाग्य से गॉडजिला के घाव जल्दी ही ठीक हो जाते हैं और वह बदला लेने के लिए तैयार होकर दहाड़ते हुए गुस्से में पानी से बाहर निकलता है। अचानक युद्ध क्रूजर आता है और गॉडजिला पर गोली चला देता है, जो उस पर अपना क्रोध प्रकट करता है और अपने पंजों से उसे बुरी तरह से फाड़ देता है। क्रूजर राक्षसों पर गोली चलाना जारी रखता है, जिससे वह पीछे की ओर समुद्र में गिर जाता है। हालांकि क्रूजर के नीचे तैरते समय गॉडजिला चमकने लगता है और एक विस्फोटक ताप किरण के साथ इसे एक पल में नष्ट कर देता है। फिर गॉडजिला दहाड़ता है और टोक्यो की ओर अपना रास्ता जारी रखता है। कुछ समय बाद कोइची अस्पताल में उठता है और उसके दल द्वारा उसका स्वागत किया जाता है। वह स्थानीय लोगों को सचेत करना चाहता है, लेकिन केंजी ने उसे बताया कि सरकार अभी भी कहानी पर पर्दा डाल रही है। जब वह घर जाता है तो नोरिको को दुख होता है क्योंकि कोइची उसके सवालों का जवाब नहीं देता है, इसलिए वह अंततः हार मान लेता है और उसे तस्वीरें दिखाते हुए सब कुछ बताता है। अपने अपराध के कारण वह सोचता है कि उसे जीवित नहीं रहना चाहिए था, इसलिए नोरिको ने उसे आश्वासन दिया कि युद्ध में जीवित बचे सभी लोगों का जीवित रहना निश्चित है, जो उसके माता पिता के अंतिम शब्द थे। अगले दिन टोक्यो बे डिफेंस गॉडजिला को आते हुए देखता है और अपनी खदान नाकाबंदी में विस्फोट करने की अनुमति प्राप्त करता है। हालांकि विस्फोटों का गॉडजिला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जल्द ही गिंजा में निकासी की घोषणा की जाती है और जब कोइची रेडियो पर समाचार सुनता है तो उसे नोरिको की चिंता होती है। जल्द ही राक्षस शहर में पहुंच जाता है और क्षेत्र को नष्ट करना शुरू कर देता है, एक ट्रेन कार को फेंक देता है जिससे नोरिको की ट्रेन अपनी पटरियों पर रुक जाती है। हर कोई घबरा रहा है और सड़कों पर भाग रहा है क्योंकि गॉडजिला आगे बढ़ता है और ट्रेन को काटता है, जिससे वह टूट जाती है। बहुत से लोग गिरकर मर जाते हैं और पहले तो नोरिको रुक जाती है, लेकिन जैसे ही उसे पानी दिखता है वह बचने के लिए छलांग लगा देती है। गॉडजिला ने अपना क्रूर उत्पात जारी रखा है, प्रिय निप्पॉन थिएटर को नष्ट कर दिया है और छत से प्रसारण कर रहे कई पत्रकारों की हत्या कर दी है। नोरिको सड़क पर पहुंचती है और लोगों द्वारा उसे धक्का दिया जाता है, लेकिन कोइची उसे ले जाने के लिए ठीक समय पर पहुंच जाता है। जैसे ही हर कोई भागता है और अधिक इमारतें नष्ट हो जाती हैं, अंततः टैंक आते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी गोलियों से कुछ नहीं होता। अचानक गॉडजिला के पंख चमकने लगते हैं और बढ़ने लगते हैं इससे पहले कि गॉडजिला अपना मुंह खोलता है और एक परमाणु ताप किरण निकालता है जो टैंकों पर हमला करती है, जिससे एक परमाणु विस्फोट होता है जो अधिकांश क्षेत्र को नष्ट कर देता है। झटके को आते देख नोरिको कोइची को रास्ते से हटा देता है और मारा जाता है। कोइची भावनात्मक दर्द में अपने घुटनों पर गिर जाता है और चिल्लाता है क्योंकि काली बारिश होने लगती है और गॉडजिला शांति से समुद्र में लौट आता है। बाद में समाचार प्रसारणों में घोषणा की गई कि 30,000 नागरिक मारे गए या घायल हुए और 20,000 इमारतें नष्ट हो गईं। उच्च विकिरण स्तर के कारण गॉडजिला के भगदड़ वाले क्षेत्र को घेर लिया गया है। कोइची का दल उसे नोरिको के लिए एक स्मारक सेवा आयोजित करने में मदद करता है, लेकिन कोइची कुछ भी करने के लिए बहुत उदास है। अकीको जल्द ही रोने लगती है क्योंकि वह अपनी मां के बारे में पूछती है और कोइची मैकेनिको की तस्वीरों को देखता है, सोचता है कि उसे उसकी कायरता के लिए दंडित किया जा रहा है। केंजी ने उसे सूचित किया कि निजी नागरिकों का एक समूह गॉडजिला को नष्ट करने की योजना बना रहा है और उसे बैठक में आमंत्रित करता है। कुछ समय बाद कोइची शिरो, सेजी और कई पूर्व नौसेना सैनिकों के साथ बैठक में भाग लेता है। एक कैप्टन बताते हैं कि जापान ने 4 विध्वंसक जहाजों की वापसी के लिए बातचीत की है, लेकिन दुख की बात है कि उनसे उनके हथियार छीन लिए जाएंगे। फिर केंजी ने अपना विचार समझाया, उन्हें सागामी खाड़ी के सबसे गहरे हिस्से के ऊपर गॉडजिला को लुभाना चाहिए और फ्रियोन गैस के कनस्तर बांधने चाहिए उसे। इससे पानी की उछाल कम हो जाएगी और अचानक दबाव परिवर्तन से गॉडजिला 1500 मीटर की गहराई तक डूब जाएगा। कोइची पूछता है कि क्या ये निश्चित रूप से गॉडजिला को मार देगा, लेकिन कंजी इसकी गारंटी नहीं दे सकता, इसलिए कोइची जाने की कोशिश करता है। हालांकि केंजी ने खुलासा किया कि उसके पास एक बैकअप योजना है, उसे तेजी से सतह पर लाने और विस्फोटक डिकम्प्रेशन के माध्यम से उसे नष्ट करने के लिए गॉडजिला के तहत विशाल गुब्बारे फुलाए जाएंगे। बगीचे में प्रदर्शन के बाद कुछ लोग हैं अभी भी आश्वस्त नहीं हैं और चले गए हैं। हालांकि समूह के अधिकांश लोग वहीं रुके हैं और अपने देश को बचाने के लिए मिलकर काम करने के लिए सहमत हैं। शिनसेइमारू का दल पे के लिए बाहर जाता है और केंजी उल्लेख करता है कि गॉडजिला संभवतः टोक्यो को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है। राक्षस को जाल बिंदु पर लुभाने के लिए उसने उसकी दहाड़ की रिकॉर्डिंग चलाने के लिए ध्वनिक माइनस्वीपर्स का उपयोग करने की योजना बनाई है। वह स्वीकार करता है कि उसकी योजना कई मायनों में विफल हो सकती है, इसलिए कोइची लालच देने वाले ऑपरेशन में मदद करने की पेशकश करता है यदि वे प्राप्त कर सकते हैं वह एक लड़ाकू विमान है।
सेइजी को आश्चर्य होता है कि क्या कोइची की मृत्यु की इच्छा है और वह नोरिको से शादी न करने के लिए उसे डांटती है, यह इंगित करते हुए कि वह गिंजा के बजाय एक गृहिणी के रूप में घर पर होती जहां उसकी मृत्यु हुई। कोइची बताते हैं कि वह चाहते थे लेकिन उनका युद्ध खत्म नहीं हुआ है। अगले दिन केंजी ने कोइची को एक हैंगर में आमंत्रित किया जहां से उसे एक बम रोधी लड़ाकू विमान मिला। वर्षों के भंडारण के कारण विमान निष्क्रिय हो गया है और इसकी मरम्मत के लिए एक शीर्ष मैकेनिक की आवश्यकता होगी। कोइची चाहता है कि तचिबाना वह मैकेनिक बने, लेकिन जब वह रिकॉर्ड की जांच करता है तो कोई वर्तमान पता नहीं होता है। अपनी गलतियों को सुधारने के लिए बेताब कोइची ने दूसरे मैकेनिक को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और मन में एक योजना के साथ पत्र भेजना शुरू कर दिया। एक रात कोई अचानक कोइची पर हमला कर देता है और उसे मार गिराता है। कुछ मिनट बाद कोइची जाग जाता है और उसे अपने हमलावर का पता चलता है तचिबाना थी, जो पत्रों को लेकर गुस्से में है। ऐसा पता चला है कि कोइची ने तचिबाना की पोस्टिंग के साथियों को पत्र भेजकर ओडो द्वीप पर जो कुछ हुआ उसके लिए उसे दोषी ठहराया, क्योंकि वह जानता था कि तचिबाना भीख मांगने पर जवाब नहीं देगा और केवल तभी आएगा जब वह गुस्से में होगा। पहले तो तचिबाना ने मदद करने से इनकार कर दिया, लेकिन कोइची ने अपना विचार प्रकट करके अपना मन बदल दिया। चूंकि खदान ने गॉडजिला के चेहरे को नुकसान पहुंचाया था, इसलिए वह विस्फोटकों से भरे विमान को सीधे राक्षस के मुंह में उड़ाना चाहता है। अगले कुछ दिनों तक हर कोई अपने हमले के लिए सब कुछ तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। एक रात विकिरण का पता लगाने वाले प्लव संकेत देते हैं कि गॉडजिला एक दिन से भी कम समय में पहुंच जाएगा। केंजी एक मानचित्र पर अपना मार्ग साझा करते हैं और स्वयंसेवकों को अपने परिवारों के साथ रात बिताने का आदेश देते हैं। बैठक के बाद कंजी और सेइजी ने शिरो को, जो अभी भी घायल है, बताया कि वह कल घर पर ही रहेगा। जब वह विरोध करता है तो सेइजी उससे कहता है कि उसने कभी युद्ध नहीं देखा, ये गर्व का प्रतीक होना चाहिए। इस बीच तचिबाना कॉकपिट को करीब से देखता है और एक विचार प्राप्त करता है। घर पर अकीको कोइची को उनका और नोरिको का बनाया हुआ एक चित्र देती है और रोने लगती है। जब दिन आता है, कोइची बाहर निकलने से पहले सोते समय अकीको के पास एक पत्र छोड़ती है। बाद में अकीको पत्र सुमिको के पास ले जाती है, जिसे ढेर सारे पैसे और एक नोट मिलता है जिसमें उसे अकीको की देखभाल करने के लिए कहा जाता है। उसी समय उसे चौंकाने वाली खबर वाला एक टेलीग्राम भी मिलता है। हैंगर में तचिबाना बताते हैं कि उन्होंने विमान के कुछ गैर आवश्यक घटकों को 2 बमों से बदल दिया। कॉकपिट में बैठकर कोइची को एहसास होता है कि उसका एक हिस्सा जीना चाहता है और तचिबाना उसे याद दिलाता है कि ओडो द्वीप पर मैकेनिक भी जीना चाहते थे। कोइची बाहर निकालता है मैकेनिक की तस्वीरें इस बात की याद दिलाती हैं कि उसे किस चीज की रक्षा करनी चाहिए। तचिबाना फिर उसे बम का सेफ्टी पिन और एक अतिरिक्त चीज दिखाती है। जल्द ही प्लेवों को पता चलता है कि गॉडजिला करीब आ रहा है और सागामी खाड़ी में सायरन बजने लगता है। अचानक एक जलता हुआ जहाज बंदरगाह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जो दर्शाता है कि गॉडजिला अनुमान से अधिक तेजी से तट पर पहुंच गया। जबकि कोइची नोरिको की तस्वीर कॉकपिट में रखता है और उड़ान भरता है, गॉडजिला बंदरगाह पर पहुंच जाता है, लेकिन केंजी सभी को योजना के साथ आगे बढ़ने का आदेश देता है और कोइची पर अपनी उम्मीदें रखता है। जैसे ही जहाज भी उड़ान भरते हैं, विमान गॉडजिला पहुंचता है और कोइची उसका ध्यान भटकाने के लिए गोली चलाता है और हिट होने से बचने के लिए वह कुछ अजीब हरकतें करता है। गॉडजिला चारे के चक्कर में पड़ जाता है और विमान के पीछे पीछे समुद्र में चला जाता है, जहां 2 मानव रहित जहाज इंतजार कर रहे हैं। गॉडजिला उन्हें अपनी परमाणु सांस से गोली मारता है, जो उसके शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है और एक लहर भेजता है जो मानवयुक्त जहाजों को हिला देता है। उसे पुनर्जीवित होने में कुछ मिनट लगेंगे ताकि टीम योजना को आगे बढ़ा सके। 2 विध्वंसक गॉडजिला को घेर लेते हैं और उसके चारों ओर गैस कनस्तरों से जुड़ी एक केबल बांध देते हैं, जबकि कोइची उसका ध्यान भटकाना जारी रखता है। चक्कर पूरा करते समय जहाज एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन किसी को चोट नहीं लगती। जैसे ही गॉडजिला फिर से गोली चलाने की तैयारी करता है, कनस्तर फट जाते हैं, जिससे उसे जबरन पानी के अंदर खींच लिया जाता है। एक बार जब वह लक्ष्य की गहराई पार कर लेता है, तो गॉडजिला अपनी जगह पर स्थिर हो जाता है और उसकी परमाणु सांस को चार्ज करना बंद कर देता है, लेकिन दुख की बात है कि वह अभी भी जीवित है। फिर केंजी के पास गुब्बारे हैं, उसे सतह पर वापस लाने के लिए गॉडजिला के नीचे फुलाया गया। हालांकि गॉडजिला उन्हें रोकने के लिए तुरंत उन्हें नष्ट कर देता है। जहाज बाकी रास्ते में उसे खुद खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन राक्षस का वजन बहुत अधिक होता है और क्रेनों में से एक गिर जाती है। उसी समय शिरो के नेतृत्व में टगबोटों का एक बेड़ा मदद के लिए आता है। हर कोई एक साथ आता है और जल्द ही गॉडजिला फिर से प्रकट होता है,
डिकम्प्रेशन के कारण गंभीर रूप से घायल दिख रहा है फिर भी जीवित है। गॉडजिला फिर से चार्ज करना शुरू कर देता है और टीम को लगता है कि यह अंततः खत्म हो गया है। अचानक कोइची का विमान सीधे गॉडजिला के मुंह में उड़ जाता है और विस्फोटकों को उड़ा देता है, अंततः गॉडजिला को नीचे गिरा देता है। एक सेकंड की चुप्पी के बाद टीम ने कोइची को पैराशूट से गिरते हुए देखा। ये पता चला कि तचिबाना ने उसे जीवित रहने के लिए कहा था और अतिरिक्त चीज एक बेदखलदार थी। एक बार जब धुआं साफ हो गया तो उन्होंने देखा कि गॉडजिला के सिर का ऊपरी हिस्सा नष्ट हो गया है। परमाणु के कारण उसके शरीर का बाकी हिस्सा नष्ट हो जाता है। युद्ध के अंत में जहाज पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति सलामी देता है। जब वे तट पर लौटते हैं तो स्थानीय लोग कृतज्ञता और उत्साह के साथ उनका स्वागत करते हैं और सुमिको कोइची को टेलीग्राम दिखाने के लिए दौड़ती है। कुछ क्षण बाद कोइची और अकीको अस्पताल पहुंचे और पाया कि नोरिको घायल है लेकिन अभी भी जीवित है। वह कोइची से पूछती है कि क्या उसका युद्ध अंततः समाप्त हो गया है और वह उसकी गर्दन पर गॉडजिला के पृष्ठीय पंख जैसा कोई पैटर्न न देखकर उसे रोते हुए गले लगा लेता है। इस बीच समुद्र के तल में गॉडजिला के मांस का एक टुकड़ा पुनर्जीवित होना शुरू हो जाता है।